नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला है महिला पर्यवेक्षक दृष्टिकोण से, और वो टॉपिक है आप लोगों का दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। तो ये टॉपिक आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को समाज के विकास के लिए, समाज में जो जो कुप्रथा है ना, कुसंस्कृति है, उसको दूर करने के लिए भी हम लोगों को इस टॉपिक को पढ़ना है ना। तो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। तो देखिए, आप लोगों को इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाए हैं, उसको आप लोग देखिए, है ना। और इस अधिनियम को बताने से पहले कुछ चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, है ना, कि वाजिब में दहेज क्या है ना, और ये प्रतिशत किसे कहते हैं आपको भाई, ठीक है। चलो भाई, तो आप लोगों को जो मुख्य शब्द जो है इस पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दहेज क्या होता है ना, दहेज किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके पहले आप लोगों को ये लागू कब हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, है ना, ये मैं बता देता हूँ। कुल धारा कितने हुए, कुल अध्याय कितने हैं, है ना, इन सब बातों पे अभी हम लोग आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए, राष्ट्रपति ने, है ना, जो हस्ताक्षर किया वो, है ना, 20 मई 1961 याद रखना है। कब याद रखना है हमको भाई? 20 मई 1961 को याद रखना है। राष्ट्रपति ने क्या किया जी, है ना, हस्ताक्षर किया 20 मई 1961 को याद रखना है, ठीक है। और लागू, अगर हम लोग इस बात करते हैं लागू कब हुआ, तो लागू क्या याद रखना है आप लोगों को भाई? 1 जुलाई 1961 याद रखना है। कब से जी? 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ, ये आपका, है ना, लागू याद रखना है ना। तो दहेज प्रतिशत 1961, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया ये बताइए भाई, है ना। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया? 20 मई 1961 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को याद रखना भाई, ठीक है। चलो, और इसमें अगर हम लोग बात करें, कुल अध्याय की बात करें और या कुल धारा की बात करें, तो इसमें अध्याय नहीं याद रखना ना, इसमें जो है अध्याय नहीं, कुल अध्याय इसमें अगर बात करेंगे तो 0 है, एक भी अध्याय नहीं है। और कुल अगर हम लोग बात करेंगे, धारा की बात करेंगे, तो कुल धारा याद रखना हमको, टोटल कितना है जी? 10 याद रखना। कितना है भैया? 10 याद रखना है आपको। तो याद करने के, देखिए, कुछ न कुछ हमको याद करने के लिए फंडा तैयार करके रखना भाई। तो 10 से 10 हो जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगा जी? दहेज याद रखना। 10 से 10, 10 से दहेज, ऐसा आपको दिमाग में रखना है आपको याद करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दहेज किसे कहा जाता है भाई, ठीक है। दहेज किसे कहते हैं तो आप लोग को नॉर्मली पता ही होगा आप लोगों को भाई, है ना। जैसे नॉर्मल आप लोग जो जानते हैं भाई जीवन में, कि दहेज की कोई वस्तु या कोई सामग्री या जो पैसा है जिसे एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है, उसको नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं? दहेज समझते हैं। लेकिन अगर इसी को हमको समझना है तो दहेज से तात्पर्य, ठीक है, देखते चलिए। दहेज से तात्पर्य, है ना, दहेज से तात्पर्य ऐसे मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति, ऐसे, है ना, याद रखना है, ऐसे मूल्यवान, है ना, ऐसे मूल्यवान प्रतिभूति, है ना, ऐसे मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति या नकदी, याद रखना, या क्या जी? नकदी, ठीक है। ऐसे मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति या नकदी एवं वस्तु से है, एवं किससे भाई? एवं वस्तु से है, जो, एकदम ध्यान समझना भाई, जो विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद, है ना। पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, विवाह के या तो पहले दिया जाएगा या विवाह के बाद में दिया जाएगा, है ना, या विवाह के समय दिया जाएगा। क्या जी? विवाह के समय दिया जाएगा, है ना। ये सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे भाई? दहेज के अंतर्गत आएंगे आपको फिर, ठीक है। तो या तो विवाह के पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद, ठीक है, विवाह के किसी पक्षकार के, है ना, याद रखना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, विवाह के, है ना, किसी पक्षकार के, विवाह के क्या जी? किसी पक्षकार के 3 चीज याद रखना है। विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या अथवा रिश्तेदार। कौन कौन बताएंगे आप लोग भाई? माता पिता याद रखना है आप लोगों को भाई, या क्या बताया भाई आप लोगों को? अभिभावक याद रखना है हमको भाई, है ना, या क्या जी? अथवा रिश्तेदार याद रखना है। क्या भाई? या रिश्तेदार, है ना, या रिश्तेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों को भाई, ये क्या जी? प्रत्यक्ष या यहाँ से ना, यहाँ से रिश्तेदार के बाद से
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाला या दिया जाना या दिए जाने का करार करना, है ना, दिया जाना या दिए जाने का करार करना क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है, याद रखना। ठीक है, तो देखिए दहेज से तात्पर्य मैंने बताया ऐसे मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति, नगदी वस्तु से है जो विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद, है ना, विवाह के किसी भी पक्षकार के, अर्थात लड़की वाले भी हो सकते हैं, लड़का वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो कुछ लोग आप लोग ये मत समझिए भाई ये लड़की वाले ही दहेज देंगे, भाई लड़के वाले भी, है ना, दहेज दे सकते हैं तक महिलाओं लोगों को। ठीक है, तो विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अभिभावक अथवा रिश्तेदार, है ना, के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाए, है ना, या दिया जाए या दिए जाने के क्या करे भाई? करार करे, है ना, या दिए जाने क्या करे? करार कर, उसे क्या कहेंगे भाई? दहेज कहेंगे। क्या कहेंगे जी? दहेज कहेंगे, याद रखना है भाई। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है, जो है ना, जो मेहर जो होता है भाई, है ना, शरीयत कानून के अनुसार जो मुस्लिम जो संप्रदाय में एक जो बहुत मेहर जो होता है वो याद रखना हमको भाई, ये दहेज के अंतर्गत नहीं आता, है ना। मेहर जो किसके अंतर्गत नहीं आता भाई? ये दहेज के अंतर्गत नहीं आता। ये आपको जो है एकदम से दिमाग में रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं जितना बताते चल रहा हूँ उसको याद भी करते चलिए, लिखते चलिए, याद भी करते चलिए, आपको इसको जो है लिखते चलिए, है ना। तो दहेज आप लोगों को मोटा मोटा बात आप लोगों को समझ में आ गया भाई आपको भाई, है ना, किसे कहा जाता है भाई। और इस अधिनियम का अगर उद्देश्य हम बात करें, इस अधिनियम के अंदर उद्देश्य में बात करेंगे तो दहेज जैसे कुप्रथा को दूर करना है ना। दूसरी बात करें आदर्श समाज की स्थापना करना है हमको भाई, है ना। सामाजिक जो कुप्रथा उसको दूर करना है, उच्च नैतिक जो है ना विकास है उनको जो है समाज में लाना है, महिलाओं को सशक्त करना है। ठीक है, तो ये बहुत सब सारी चीजें अपने जो है एग्जाम में आएगा तो आप लोग मन से अपने मन से बना सकते हैं भाई, ये कोई बहुत भारी चीज है भाई। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध गैर जमानती है, संज्ञेय है, याद रखना है भाई। क्या कही? इस अधिनियम के अंतर्गत याद रखना है जो अपराध होगा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होगा वो क्या होगा? गैर जमानती होगा, है ना। और याद रखना है क्या होगा जी? संज्ञेय अपराध होगा। क्या होगा? संज्ञेय अपराध होगा। तो गैर जमानती मतलब जमानत नहीं मिल पाएगा, संज्ञेय मतलब ये होगा कि बिना जो है वारंट के पुलिस आपको क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है, उसको संज्ञेय अपराध। ये कौन सा होता है? गंभीर प्रकृति का जो मामला होता है ना, उसे गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं उसमें क्या भाई? संज्ञेय अपराध कहा जाता है। उससे याद रखना है आप लोगों को। अर्थात इसमें जो है ना पुलिस आपको बिना वारंट के भी क्या कर सकती है भाई? गिरफ्तार कर सकती है भाई। दूसरी बात याद रखना है, इस अधिनियम में अब तक के 2 बार आपका संशोधन किया गया है भाई। ठीक है, इस अधिनियम में आपको 2 बार संशोधन किया गया है। 1984 याद रखना है और 1986 याद रखना। 1984 1986 आपको जो है दिमाग में रख लेना भाई। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। इस अधिनियम में आपका भाई टोटल धारा 10 है, तो थोड़ा सा हमको धारा को याद करने का क्या करना है, हमको थोड़ा सा प्रयास करना है और इसके अंतर्गत थोड़ा सा हमको भाई डिटेल भी हम लोग को देखना है भाई। ठीक है, तो चले धारा हम लोग याद करते, इतना मैंने बताया याद हो गया आप लोगों को भाई। दहेज वाला बताया कि नहीं भाई, है ना। पहला हमने बताया कि दहेज किसे कहते बता दिया, राष्ट्रपति ने साइन कब किया बताया आपको, 20 मई बता दिया। 1961 को लागू कब हुआ भाई आपको भाई, है ना, 1 जुलाई 1961 को। कुल धारा 10 है, अध्याय 0 है, याद रखना है। दहेज किसे कहते हैं मैंने बता दिया भाई आपको भाई। मेहर इसमें नहीं आता, याद रखना है हमको भाई। ठीक है, चल भाई धारा 1 में आप लोगों को पता ही होगा भाई, हर अधिनियम की धारा 1 में, हर अधिनियम के धारा 1 में क्या होता है? संक्षिप्त नाम होता है ना, संक्षिप्त नाम होता है, विस्तार होता है और क्या होता है जी? प्रारंभ होता है। तो आप लोगों को ये बताने का आवश्यकता नहीं है, संक्षिप्त नाम ये दहेज प्रतिशत 1961, विस्तार संपूर्ण भारत में, और प्रारंभ मैंने बताया आपको 1 जुलाई 1961 को हम लोग को याद रखना भाई। ठीक है, धारा 2 में याद रखना है आप लोगों को भाई। धारा 2 में याद रखना है दहेज की परिभाषा। किसकी परिभाषा है? दहेज की परिभाषा, जो कि भी अभी आप लोगों को मैंने सबसे पहले उसी को बताया कि दहेज किसे कहते हैं आप लोग भाई। ठीक है, चलो भाई अब उसके बाद हम लोग चले आगे। दहेज लेने और देने दोनों के लिए दंड याद रखना है आपको भाई। मोस्ट टाइम की बात याद रखना भाई। धारा 3 अभी मैं धारा बता रहा हूं, इसी के डिटेल अभी मैं चर्चा करूंगा। धारा 3 में याद रखना भाई, दहेज लेने आना, लेने और किसके लिए जी? देने। दहेज लेने और देने याद रखना, दोनों के लिए दंड का प्रावधान। क्या जी? दोनों के लिए क्या है? दंड का प्रावधान याद रखने। किसमें भाई? दहेज प्रतिशत नियम, दहेज प्रतिशत 1961 में याद रखना है ना। धारा 3 हुआ। 4 में याद रखना है दहेज मांगने के लिए दंड याद रखना है ना। धारा 4 में क्या रखना है? दहेज मांगने के लिए दंड, है ना। दहेज मांगने के लिए क्या जी?
है ना, मांगने के लिए दंड याद रखना हमको भाई, ठीक है, दहेज मांगने के लिए दंड याद रखना भाई, धारा 4 में याद रखना भाई, ठीक है। चल भाई, दहेज है ना, अगला है धारा 4A, ठीक है, 4A भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। क्या है 4A में, 4 का में विज्ञापन पर पाबंदी याद रखना भाई, धारा 4A, धारा 4 याद रखना है, विज्ञापन पर क्या जी, विज्ञापन पर पाबंदी, विज्ञापन पर क्या है, पाबंदी याद रखना है। कैसे विज्ञापन पर पाबंदी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें है आप लोगों का 6 महीना का दंड याद रखना भाई, 6 माह, है ना, 6 माह का कारावास याद रखना है आप लोगों को भाई। तो देखिए कैसे आपका जो है विज्ञापन पाबंदी भाई आपको भाई, कि आप जो समाचार पत्र या अन्य किसी माध्यम से, है ना, आप जो है वैवाहिक है ना जीवन जीने के लिए आप किसी को नहीं कह सकते कि भाई, है ना, शादी के लिए प्रस्ताव के लिए कि इतना लाख रुपए दिया जाएगा, इतना करोड़ रुपया है, ऐसा करके आप लोग जो है नहीं, है ना, कह सकते भाई, ठीक है। विज्ञापन पर पाबंदी याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। धारा 5 में है दहेज लेने या देने के लिए जो करार, है ना, क्या होना भाई, का शून्य होना। धारा 5 में याद रखना है हमको भाई, दहेज लेने और क्या देने, दहेज लेने और देने का जो करार हुआ था, है ना, करार का क्या होना, शून्य होना। अर्थात जैसे समझिए भाई, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में सब पढ़ाया जाता है इस सब चीजों को। तो दहेज लेने और देने का करार का होना शून्य भाई, जैसे एक पक्ष द्वारा, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष से करार किया गया था, या वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से करार किया गया था भाई, कि ये भाई शादी के समय 5 लाख 10 लाख जितना भी दिया जाएगा, कार दिया जाएगा, मोटरसाइकिल जो भी दिया जाएगा, है ना, तो ये करार किए थे भाई, बाद में पता चला तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा भैया, अपने आप में ये शून्य हो जाएगा, देखना भैया आपको, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, है ना, धारा 6 में दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे के लिए होने, याद रखना भाई, ठीक है। धारा 6 में, है ना, किस सेंस में देखिए आपको, है ना, धारा 6 में याद रखना भाई, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए भाई, दहेज का, है ना, पत्नी या उसके वारिसों के लिए, है ना, वारिसों के लिए फायदों, है ना, फायदे का होना भाई, क्या होना भाई, फायदे का होना याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। जैसे समझिए, ठीक है, अगर वधु पक्ष द्वारा दिया जा रहा है आपको भाई, है ना, दहेज दिया जा रहा है या कोई भी सामग्री दिया जा रहा है, तो ये कहा है आपको भाई, ये उसके पत्नी का होगा, याद रखना, अर्थात उस लड़की का होगा, या उसके मृत्यु के बाद का हो जाएगा, उसके जो वारिस है उसको चला जाएगा भाई आपको भाई, ठीक है। यही आपको जो है धारा 6 बताता है भाई। धारा 7 में अपराधों का संज्ञान के बारे में बताया, है ना, धारा 7 में क्या है आप लोग को, ये धारा 7 में क्या जी, अपराधों का किसके बारे में बता रहे हैं, अपराधों का संज्ञान के बारे में बता रहे हैं ना, कि कौन इसको अपराधों को संज्ञान मिलेगा, कैसे पता चलेगा, ये सब चीजों को भी मैं केवल धारा में बता रहा हूँ, है ना, इसके डिटेल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धारा 7 याद रहेगा, अपराधों का संज्ञान याद रखना है आप लोगों को। और धारा 8 याद रखना है, अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय, अजमानती और असमनी होना। अर्थात ये धारा, ये जो अपराध है भाई, है ना, यहाँ का जो अपराध की जो प्रवृत्ति है ना, अपराध की जो प्रवृत्ति है ना, वो क्या है भाई आपका भाई, संज्ञेय अपराध याद रखना है, अजमानती याद रखना है ना, अजमानती और क्या है जी, असमनी याद रखना है, क्या भाई, असमनी, है ना, ये मैंने शुरू में बता दिया था भाई। संज्ञेय अपराध में तो गंभीर प्रकृति का अपराध, अर्थात पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अजमानती मतलब जमानत नहीं मिलेगा। असमनी मतलब कि आपका भाई, है ना, कोर्ट के बाहर, है ना, आपको क्या नहीं हो सकता भाई, आपका भाई समझौता या नहीं हो सकता, ये सब चीजें, ठीक है, ये असमनी याद रखना है आपको भाई, ठीक है। चले अगला हम लोग चलते हैं आप लोग के साथ धारा 8 का में, है ना, इसको मिटा देता हूं। धारा 8 का में क्या है, कुछ मामलों में सबूतों का भार, ठीक है। धारा 8 का में याद रखना है हमको भाई, है ना, धारा 8 का में याद रखना है आप लोगों को, कुछ मामलों में सबूतों का भार। धारा 8 में याद रखना है ना, कुछ मामलों में सबूतों का भार, अर्थात अगर हम लोग इसको नॉर्मली बात करें तो खुद को बेगुनाह साबित करने वाला इसको धारा कह सकते हैं ना। 8 का याद रखना है आप लोगों को, 8 का को क्या बोल सकते हैं भाई, 8 का को खुद को बेगुनाह साबित करना, खुद को क्या करना भाई, खुद को बेगुनाह साबित करना, यहाँ पर बेगुनाह साबित करना बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे बेगुनाह साबित करना भाई, जैसे, है ना, शादी जब हुआ 7 वर्ष के भीतर में, अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे 2 केस को मैं बताऊंगा, तो शादी जब हुआ 7 साल के भीतर अगर किसी महिला ने सुसाइड, है ना, सुसाइड कर लिया या फांसी जो भी कर लिए, है ना, उसके बाद उसने या मतलब जल गई थी और हॉस्पिटल उसने बता दी कि भाई मेरे पति ने या मेरे जिसने भी ऐसा मारा है ऐसा करके, तो वो बोल दी तो सत्य है भाई वो,
है ना, उसी को फिर उसको सजा मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसको खुद को बेगुनाह साबित करने पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये उसको पति को साबित करना पड़ेगा, है ना। ये सब आपको याद रखना है, धारा 8 का याद रखना है। और धारा 8 का सबसे मोस्ट 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 है दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति। क्या जी, 8 खा में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति याद रख, दहेज निषेध अधिकारी, है ना, दहेज निषेध अधिकारी की क्या है, नियुक्ति याद रखना है, अधिकारी की नियुक्ति इसमें है धारा 8 खा में याद रखना है आपको भाई, ठीक है। और 9वां नंबर याद रखना है आप लोगों को भाई, 9वां नंबर क्या है, केंद्र सरकार की नियम बनाने शक्ति याद रखना भाई, ठीक है। धारा 9 याद रखना है, धारा 9 में क्या है जी, है ना, धारा 9 में याद रखना है केंद्र सरकार की क्या है भाई, केंद्र सरकार की, है ना, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति याद रखना है आप लोगों को भाई, नियम बनाने की, है ना, शक्ति याद रखना है। और धारा 10 में क्या है जी, धारा 10 में याद रखना है राज्य सरकार की, है ना, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की क्या भाई, की नियम बनाने की शक्ति याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और इसी के तहत हम लोग जो है, याद रखने वाली बात है, इसी के हम लोग जो है ना, छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम 2004, है ना, इसके बाद वाली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। इसी धारा 10 के अंतर्गत हम लोग पढ़ना है इन सब चीजों को, है ना। क्या पढ़ना है, दहेज निषेध अधिनियम, है ना, दहेज निषेध नियम, छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम 2004 का हमको पढ़ना है ना, जो कि आगे वाले वीडियो में आप लोग के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये 10, है ना, 10 आप लोगों को याद करना है, आप लोगों को मेरे साथ साथ चलिए। पहले हमने बताया संक्षिप्त नाम विस्तार से प्रारंभ याद रखना है, 2 में क्या है आपका भाई, परिभाषा याद रखना है आप लोगों को, 3 में मैंने बताया दहेज लेने और देने दोनों के लिए दंड याद रखना है, 4 में याद रखना है दहेज मांगने के लिए दंड याद रखना, दहेज मांगना कि भाई मेरे कितना दहेज चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, दहेज मांगने के लिए दंड याद रखना है। धारा 5 में क्या है, दहेज लेने या देने के लिए जो करार किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, वो अपने आप में क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। 5 में बताया गया है आप लोगों को भाई। 6 में याद रखना है आपको पति, है ना, ये सॉरी दहेज का पत्नी या इसके वारिसों के लिए क्या हो जाना भाई आपको भाई, फायदे का हो जाना करके मैंने बताया था। धारा 7 में क्या बता दिया आप लोगों को भाई, है ना, अपराधों का संज्ञान, है ना, कौन लेगा, कैसे पता चलेगा, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। धारा उसी प्रकार से 8 में 3 प्रकार से बताया कि इसका अपराध की जो प्रवृत्ति है भाई, वो क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी भाई, अजमानती है करके मैंने बताया, संज्ञा अपराध है करके बता दिया आप लोग को, असमनी करके मैंने बताया आप लोग भाई, ठीक है। धारा 8 का में क्या है, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने बताया था भाई। धारा 8 का सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया आपको क्या, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति करके बात की गई थी। धारा 9 में क्या बताया आप लोगों को, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, और धारा 10 में क्या बताया जी, है ना, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, है ना। चलिए भाई, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते चलिए भाई, है ना, वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आप लोगों को याद भी होता चले जाएगा, और आप लोग भी नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते हुए भी आप लोगों को चलना है। मुख्य उद्देश्य याद करना है आप लोगों को, कि मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि आपको याद करना है और एग्जाम निकालना है, याद करना है और एग्जाम निकालना है। जितना भी बता रहा हूं सब आपका भाई सरगर्भित बात है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले हमको देखना है धारा 1 पे चर्चा करनी, किस पे चर्चा करना है भाई, धारा 1 पे चर्चा करना है। धारा 1 में मैंने बताया था, संक्षिप्त नाम बता दिया था भाई, संक्षिप्त नाम, विस्तार, है ना, विस्तार, और क्या बताया भाई आपको भाई, प्रारंभ याद रख, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। संक्षिप्त नाम पता चल गया आपको, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 याद रखना है। विस्तार हमको याद रखना है, संपूर्ण भारत याद रखना है हमको भाई, ठीक है। और प्रारंभ मैंने बताया भाई आपको भाई 1 जुलाई का जी 1961 याद, 1 जुलाई 1961 याद रखना है आपको भाई, ठीक है। चल भाई, दूसरी बात हमने बताया आपको भाई, दहेज की परिभाषा बता दिए थे भाई आप लोगों को भाई, है ना। धारा 2 में क्या बता दी थी, दहेज की परिभाषा बता दिया था, दहेज की परिभाषा, है ना। दहेज मैंने बताया था ना जी, अभी बताया हुआ आप लोगों को भाई, सबसे शुरू में बताया हूं कि दहेज से तात्पर्य ऐसा मूल्यवान प्रतिभूति, है ना, दहेज से तात्पर्य ऐसा मूल्यवान, है ना, प्रतिभूति, संपत्ति या नगदी, है ना, या वस्तु से है जो कि उसे विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को देता है या देने का करार करता है, ये क्या कहलाता है भाई, दहेज कहलाता है, ठीक है। ये धारा 2 में हम लोगों ने आप लोग के साथ देख लिया भाई, ठीक है। चले अब अगला हम लोग चलते हैं धारा 3 में भाई, ठीक है। धारा 3 में क्या जी, दहेज लेने और देने के लिए क्या बताया था भाई आप लोगों को भाई, धारा 3 में क्या भाई, दहेज लेने और देने के लिए क्या है जी, दंड याद रखना। दहेज लेने और किसके लिए भाई, देने के लिए क्या है आप लोग को, ये दंड याद रखना है आपको भाई, ठीक है। या याद रखना है आप लोग को भाई, है ना, दहेज के लिए क्या करना भाई,
दुष्प्रेरण करना, क्या करना भाई, दुष्प्रेरण करना, उकसाना भाई आपको भाई, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो याद रखने वाली बात है 5 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये जुर्माना। क्या बताया भाई आप लोगों को भाई, 5 वर्ष का कारावास याद रखना है अभी आप लोगों को, या कितना जी 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का क्या भाई जुर्माना याद रखें, या 15,000 रुपए का क्या भाई जुर्माना आपको दिमाग में रखना है, या है ना, या याद रखना है आप लोगों को दहेज की जितनी भी राशि हो भाई, या क्या बोल सकते हैं आप लोग भाई, दहेज के मूल्य की रकम तक होगी, है ना, या क्या पता है भैया, दहेज के मूल्य की रकम तक होगी, है ना, रकम तक होगी, अर्थात जितना भी दहेज के लिए बनाया गया था भाई, दहेज तय किया गया था कि 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, उतना तक के आपको यहाँ तक जा सकते हैं, याद रखना है भाई। तो धारा 3 में दहेज लेने देने या दहेज के दुष्प्रेरण के लिए मैंने बताया 5 वर्ष कारावास या 15,000 रुपए का जुर्माना, या कितना तक है बताए भाई, दहेज के जितने भी मूल्य जो तय किया गया था उतना दूर तक, उतना तक आप लोगों को इसको जो है जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई अगला हम लोग चलते हैं भाई, दहेज मांगने पर दंड, ठीक है जी, क्या जी, दहेज मांगने पर दंड याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। तो दहेज देखिए 3 लोग द्वारा मांगा जाता है करके मैंने बताया था भाई, धारा 4 में याद रखना भाई, क्या जी, धारा 4 में मैंने बताया था, धारा 4 में क्या बताया था भाई आप लोग भाई, धारा 4 में दहेज मांगने पर दंड, क्या जी, दहेज मांगने पर क्या है भाई दंड याद रखना, मांगने पर दंड। और दहेज मैंने बताया 3 लोगों के द्वारा मांगा जाएगा, या तो वर या वधु के माता पिता के द्वारा मांगा जाएगा, या किसके द्वारा भाई बताया था, अभिभावक के द्वारा याद रखना है भाई आप लोगों को भाई, या किसके द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा जो मांगा जाएगा भाई आप लोगों का, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, दहेज मांगने पर किन लोग मांगेंगे समझ में है कि नहीं भाई, इन लोगों के द्वारा मांगे जाने पर याद रखना है आप लोगों को भाई, है ना, 6 माह से लेकर के 2 वर्ष कारावास याद रखना है, ठीक है, क्या जी 6 माह से लेकर के, है ना, 6 माह से लेकर के, है ना, कितना 6 माह से लेकर के 2 वर्ष का, है ना, कारावास याद रखना है आप लोगों को भाई, है ना, और कितना जी हुआ 10,000 रुपए का जुर्माना, कितना हजार रुपए का जुर्माना भैया, 10,000 रुपए का जुर्माना आप लोग को ये दिमाग में रखना, दहेज मांगने पर याद, दहेज का जी मांगने पर याद रखना है आपको भाई, ठीक है। चले भाई उसके बाद है आप लोगों को भाई, है ना, और कोई खास बात तो इसमें जो है नहीं है ना। चलो भाई अब आगे चलते हैं आप लोग के साथ भाई, धारा 5 में मैंने बताया, धारा 5 का बता दिया था भाई, दहेज लेने के लिए या देने के लिए जो करार था भाई, है ना, वो उसका कहा जाना शून्य हो जाना, ये भी आप लोग को दिमाग में रखना है। धारा 5 में दहेज लेने या देने के लिए जो करार किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उसका कहा जाना जी शून्य हो जाना, याद रखना भाई, धारा 6 में याद रखना आपको भाई, ठीक है, धारा 5 में याद रखना भाई। अब आते हैं धारा 6 पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे जी, धारा 6 पे बात करेंगे भाई, ठीक है। और धारा 6 महत्वपूर्ण है भाई, आप लोगों को एक एक चीजों को ध्यान से समझना है आप लोगों को, धारा 6 में याद रखना आपको भाई, ठीक है। चलिए देखिए भाई इसमें बोला गया कि दहेज से प्राप्त जो संपत्ति है भाई, ध्यान से समझिए, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं मुझे, और इसको आप लोग लिखना चाहते तो अपने मन से भी मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखते चले, है ना। इसके अंतर्गत क्या बताया, दहेज से प्राप्त संपत्ति, अर्थात लड़की या लड़के के माता पिता ने दिया, तो लड़की के माता ने दिया, जैसे माता पिता में से, ध्यान से समझिए, तो दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसका जो वारिस है भाई उसके हित में किया जाएगा, रखना भाई, समझ में कि नहीं भाई, यह क्या कह जाएगी, उसके हित में किया जाएगा भाई आप लोगों का भाई, ठीक है। अगर उनका देहांत हो गया भाई तो उसके लड़की के माता पिता को क्या किया जाएगा भाई आपको भाई, एक ट्रस्टी के रूप में क्या किया जाएगा उनको भाई दिया जाएगा, रखना आपको भाई, ठीक है, ठीक है ना। चल भाई उसके बाद आगे चलते हैं आप लोग को भाई, है ना। चले तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैंने क्या बताया आप लोगों को, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसके वारिस के हित में किया जाएगा, किसके हित में किया जाएगा, पत्नी या उसके वारिस के हित में किया जाएगा भाई, तथा अंतरित किए जाने तक पति या उसके माता पिता एक किसके रूप में काम करेंगे भाई, ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे, न्यासी के रूप में काम करेंगे, याद रखना ट्रस्टी के रूप में भाई। लेकिन एक चीज और समझिए भाई, एक चीज और क्या समझने वाली बात है, यदि किसी स्त्री की मृत्यु, है ना, यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर, यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों को छोड़ करके, प्राकृतिक कारण मतलब उनको मालूम मलेरिया हो गया या कुछ भी हो गया, पीलिया हो गया, कोरोना हो गया, तो प्राकृतिक कारण भाई देहांत हो गया भाई, है ना, उसको छोड़ करके अन्य कारण से, है ना, अन्य कारण से उसकी क्या हो जाती भाई, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में दहेज से संबंधित संपत्ति
किसको, संतान को दे दिया जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो लड़की के माता पिता को क्या भाई उनको जो है ना अंतरित की जाएगी। इस बात का थोड़ा से ध्यान रखेंगे आपको भाई, ठीक है। चल भाई अब आगे हम लोग चलते हैं आप लोग के साथ। धारा 7 में याद रखना है अपराधों का संज्ञान याद रखना। धारा 7 में क्या जी, धारा 7 में याद रखना है अपराधों का संज्ञान। धारा 7 में क्या है, अपराधों का संज्ञान, अर्थात कौन इसको संज्ञान में लेकर याद रखना है या कौन सुनवाई करेगा याद रखना है आपको भाई, ठीक है। तो याद रखना है इसके अंतर्गत जो विचारण होगा, है ना, विचारण याद रखना है हमको भाई, कौन करेगा भाई, महानगर मजिस्ट्रेट याद रखना है क्या जी, विचारण जो करेगा महानगर, है ना, मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के क्या जी, या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी का क्या है भाई, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा भाई आपको भाई, इसका जो है सुनवाई किया जाएगा। ये आपको जो है दिमाग में रखना है भाई, ठीक है। प्रथम श्रेणी का जी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको जो है ना निपटारा किया जाएगा, मामले का सुनवाई किया जाएगा भाई आपको भाई, ठीक है। चल भाई और आगे हम लोग चलते हैं, है ना, किसके आधार पर संज्ञान में लिया जाएगा, अभी समय है ना, किसके आधार पर जो है संज्ञान लिया जाएगा। तो इसके लिए 4 आधार याद रखने, कितने आधार बताए भाई आप लोग भाई, है ना, 4 आधार पर है या 4 इसके आधार है संज्ञान लेने के, कितने भाई, 4 याद रखना भाई, ठीक है। कौन कौन से आधार हैं इसको जरा जो है समझिए भाई आप लोग भाई, ठीक है। कौन कौन से है भाई, सबसे पहले याद रखना भाई, न्यायालय अपराध का संज्ञान स्वयं ले सकता है। मैंने बताया 7 के अंतर्गत चर्चा करें, धारा 7 के अंतर्गत भाई न्यायालय क्या ले सकते हैं भाई बताइए, न्यायालय, है ना, न्यायालय जो है आपका भाई, ठीक है, स्वयं क्या ले सकते हैं जी, स्वयं संज्ञान ले सकता है ना, स्वयं संज्ञान ले सकता है कि अगर ऐसा कोई मामला हो गया दहेज से संबंधित, तो क्या वाजिब में, है ना, ये हुआ था कि नहीं हुआ था, इस स्वयं न्यायालय ले सकती है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना हमको भाई, है ना, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आपका संज्ञान लेके याद रखें, किसके आधार पर जी, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर याद रखें, पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर क्या है भाई आपको भाई न्यायालय संज्ञान ले सकते हैं, याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। तीसरी बात हमको याद रखना है ना, कि क्या रखना है, परिजन के परिवाद के आधार पर, परिजन के, है ना, शिकायत के आधार पर, है ना, परिजन के क्या जी, लड़की के परिजन के, है ना, लड़की के जो, है ना, जो भी रिश्तेदार उनके परिजन की शिकायत के आधार पर क्या करेंगे भाई, उसको जो है ना संज्ञान लेंगे। और चौथा याद रखना है हमको भाई, है ना, किसी मान्यता प्राप्त संगठन, है ना, के द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त संगठन से हमको पता चलता है, किसी मान्यता प्राप्त संगठन, है ना, संगठन की शिकायत से, संगठन के शिकायत से अगर जो जानकारी प्राप्त होती है, तो इस आधार पर, 4 आधार पर क्या जी न्यायालय क्या कर सकते हैं भाई, संज्ञान ले सकते हैं, रखना भी, ठीक है। ये कौन सा हो गया भाई आप लोग, ये है ना धारा 7 हो गया भाई आप लोग को भाई। धारा 8 में मैंने बताया आप लोग को भाई, धारा 8 में क्या मैंने बताया भाई कि इस दहेज प्रतिशत अधिनियम के 1961 का जो प्रकृति है भाई, है ना, किस प्रकार के अपराध की प्रकृति बताइए, संज्ञेय अपराध बता दिया, गैर जमानती बता दिया, और क्या होता है जी असमनी हमने बता दिया आपको भाई, ठीक है। चलो उसके बाद धारा 8 का, है ना, धारा 8 का में मोस्ट आम की बात मैंने बताया आप लोग भाई, धारा 8 का में मैंने बताया कि आपको स्वयं को ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने दहेज के कारण इसको जो है ना मर्डर नहीं किया है या इसको नहीं मारा है भाई, ये आपको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना भाई कि अगर कोई महिला है जल गई है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट है भाई, और उसने कह दिया कि भाई मेरे पति के द्वारा मारा गया, तो आपने मारा है मतलब मारा है भाई, ऐसा करके उसको जो माना जाएगा, समझ में कि नहीं। अब इस अधिनियम के अंदर इस ए धारा में 8(1) का के तहत ये आपको साबित करना है कि नहीं मारा है, तो आपको नहीं मारा करके ये आपको साबित करना पड़ेगा, है ना। तो आपके साक्ष्य सबूत जो भी आप देना है दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। धारा 8 खा में ये भी मोस्ट टाइम भी मैंने बता दिया था भाई, दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करके मैंने बताया था भाई, ठीक है। इसी चीज को मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है, आप लोग को जो मैंने बताए हैं उसी चीज को आप लोग देखते चलिए भाई, ठीक है। धारा 8 ख, है ना, 8 ख में हमने क्या बता दिया था भाई आपको भाई, दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति, क्या जी, दहेज प्रतिशत अधिकारी की क्या है जी, दहेज प्रतिशत अधिकारी की क्या है नियुक्ति की बात की गई थी ना, अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई थी, याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। इस अधिनियम की धारा 8 ख में याद रखना है आपको भाई, ठीक है ना। हाँ, और इसका जो मुख्य कार्य है ना भाई, कि मुख्य कार्य का है दहेज प्रतिशत अधिकारी का इस अधिनियम में दिए गए सभी बातों बंदों को लागू करवाना है ना। दहेज जो प्रथा कुप्रथा उसको जो है रोकना है ना दहेज मांगने या जो ले रहे हैं या दुष्प्रचार जो कर रहे हैं उसको क्या करना है हमको भाई, रोकना है आपका भाई, ठीक है। और पुलिस के साथ मिलकर के क्या करना है भाई, ऐसे जो मामला जो चल रहा है या कहीं हो रहा है उनको क्या करना भाई, रोकने का क्या करना है हमको भाई,
प्रयास करना है आपको भाई, ठीक है। और धारा 9 के अंतर्गत मैंने बता दिया था कि केंद्र सरकार के पास ये है ना शक्ति है, केंद्र सरकार के पास क्या है, नियम बनाने शक्ति इस धर्म के अंदर धारा 9 में याद रखना है आपको। और धारा 10 में क्या बताया आप लोगों को, धारा 10 में क्या बताया जी, राज्य सरकार के पास ये शक्ति है कि क्या कर सकती है भाई, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए क्या कर सकती है, वो कानून बना सकती है। आपको जो है याद रखना है आप लोगों को भी, ठीक है। चले, और कुछ कुछ जो है केस आप लोगों को, केस तो नहीं लेकिन कुछ जो बातें हैं वो आपको दिमाग में रखना है ना। दहेज मृत्यु अगर शब्द आ गया भाई, दहेज मृत्यु भाई, ठीक है, तो याद रखना दहेज मृत्यु मतलब दिमाग में रखना है आप लोगों को भाई, शादी जब हुआ और 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक है भाई, 7 वर्ष तक है, अर्थात दहेज मृत्यु कब कहलाएगा, जब शादी हुआ और शादी के 7 वर्ष तक के क्या कहलाएगा, वो दहेज मृत्यु कहलाएगा। अर्थात सामान्य मृत्यु को छोड़ करके किसी भी अन्य प्रकार से मृत्यु, अर्थात लड़की ने फांसी ले लिया भाई, या जहर पॉइजन वगैरह खा लिया है ना, या अन्य किसी रीति से सुसाइड वगैरह कर लिया, ये सब क्या कहलाएगा भाई, दहेज मृत्यु कहलाएगा, रखना भाई, ठीक है। और ये दहेज मृत्यु के अपराध का अन्वेषण है ना, दहेज मृत्यु अपराध का जो अन्वेषण करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा भाई, अपराध का कौन करेगा, क्या करेगा भाई, अन्वेषण करेगा, वो डीएसपी रैंक का अधिकारी करेगा, कौन करेगा जी, डीएसपी रैंक का क्या करेगा भाई, अधिकारी द्वारा जो है ना किया जाएगा, रखना भाई, ठीक है। चल भाई, और इस प्रकार से है ना, ये मैंने बता दिया भाई आप लोगों को भाई। दूसरी बात, एक मामला आया था सुप्रीम है ना, शांति बनाम स्टेट का मामला आया था, ठीक है। एक केस में बता देता हूं आप लोगों को, शांति बनाम है ना स्टेट, राज्य है ना, स्टेट शांति बनाम राज्य का एक मामला था, है ना, शांति बनाम है ना राज्य, शांति बनाम राज्य, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है ना डिसीजन दिया था, निर्णय दिया था, उसमें या क्या बात की गई थी उसको ध्यान सुना भाई। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया गया कि दहेज मृत्यु के लिए निम्न है ना क्या क्या चीजें आवश्यक है। मोस्ट टाइम पे याद रखना भाई, दहेज मृत्यु के लिए है ना आवश्यक जो शर्तें हैं ना, आवश्यक शर्तें, मोस्ट एमपी भाई याद रखना भाई, दहेज मृत्यु के लिए जो आवश्यक शर्तें वो क्या होनी चाहिए, उसको जरा ध्यान सुने भाई। तो सबसे पहले याद रखना है भाई, एक विवाहित महिला की मृत्यु होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए जी, एक विवाहित महिला की क्या होनी चाहिए, महिला की क्या जी, मृत्यु होनी चाहिए, याद रखना, मृत्यु होनी चाहिए, याद रखना है आपको भी, ठीक है। अर्थात है ना, इस अधिनियम में याद रखना भाई, इस अधिनियम में कोई महिला अगर है ना सुसाइड कर रही है, मर रही है या जल गई है, जो भी है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, विवाहित होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, महिला जो जी विवाहित होना चाहिए, सबसे पहली बात याद रखना भाई, ठीक है। दूसरी कारण याद रखना है ना, इनका जो मृत्यु है भाई, उस महिला का जो मृत्यु है सामान्य कारण को छोड़ करके, सामान्य कारण को छोड़कर, है ना, सामान्य कारण को छोड़कर अन्य कारण से मृत्यु होना चाहिए, क्या जी, अन्य कारणों से क्या होना चाहिए, अन्य कारणों से उनकी मृत्यु होना चाहिए भाई, ठीक है। अन्य कारणों से छोड़ करके, मतलब सामान्य कारण को छोड़ करके उनकी मृत्यु होना चाहिए, है ना। क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, सामान्य कारण को छोड़कर, सामान्य कारण मतलब सर्दी खांसी है ना, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कोरोना हो गया, सब सामान्य बात है आप लोग भाई, ठीक है, हो गया तो हो गया, उनको छोड़ करके है ना अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो गई भाई, अर्थात उससे सुसाइड कर लिया भाई, जल गई वो, कुआं में गिर गई वो, समझ में है कि नहीं भाई, है ना। तो ऐसी स्थिति में है ना इसको दहेज प्रतिशत धर्म के अंदर उसको जो है देखा जाएगा मामलों का भाई, ठीक है। चलिए, दूसरी बात याद रखना है, ऐसी जो मृत्यु है भाई विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई, याद रखना भाई। तीसरी बात याद रखना है, ऐसी मृत्यु मतलब दहेज मृत्यु, ऐसी जो मृत्यु है क्या जी, विवाह के है ना, विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए, कितने वर्ष के भीतर भैया, 7 वर्ष के भीतर हुई हो, भीतर हुई हो, तभी क्या माना जाएगा जी इसको जी, दहेज मृत्यु जो उसको जो है माना जाएगा, रखना आपको भाई, ठीक है। और याद रखने वाली बात, ऐसी महिला के साथ पति या पत्नी के नातेदार के द्वारा क्रूरता की गई भाई। चौथा बिंदु याद रखना है भाई आपको भाई, है ना, जो क्रूरता जो है भाई, क्रूरता है ना, क्रूरता किसके साथ की गई भाई आपको भाई, पति या पत्नी के, है ना, क्या जी, पति या है ना, ये पति या पत्नी के नातेदार, पति या पत्नी के नातेदार के द्वारा, नातेदार के द्वारा क्रूरता की गई हुई। क्रूरता मतलब उसको पीट रहे, घसीट रहे, मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं उसको,
समझ में है कि नहीं, आग में झुसाल दिए, आधा हाथ को काट दिए, है ना, नाखून निकाल दिए, सब क्रूरता है उसके भाई, भाई बाल खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, जला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना भाई, चौथी बात। और पांचवा याद रखना है आप लोगों को भाई, ये जो ऐसी जो क्रूरता है, क्रूरता जो कर रहे हैं ना, क्रूरता, ऐसी जो क्रूरता जो किया जा रहा है, ऐसी क्रूरता जो किया जा रहा है, किया जा रहा है, वो किस कारण होना चाहिए, वो दहेज के लिए हो। किसके लिए हो बताइए भाई, दहेज के लिए ऐसा किया जा, दहेज के लिए, है ना, किया जा रहा हो, तभी वो क्या कहलाएगा भाई आपको भाई, ये कुर्ता कहलाएगा, था दहेज मृत्यु कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको केस याद रखना है, इस प्रकार से शर्त याद रखना है आप लोगों को भाई। एक विवाहित महिला होना चाहिए, मृत्यु का कारण मैंने बताया सामान्य को छोड़ करके अन्य कारण होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति विवाह के 60 वर्ष से भीतर होना चाहिए, ठीक है। और क्रूरता पति या पत्नी के नातेदार के द्वारा, लेकिन कारण क्या होना चाहिए, दहेज के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये मैंने बता दिया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पे हम लोगों ने आप लोगों के साथ, है ना, चर्चा किया, है ना। और यह अधिनियम जो है महत्वपूर्ण अधिनियम है, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका, है ना, सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप लोग का ये महत्वपूर्ण है। तो इस अधिनियम को जरूर पढ़ के जाइएगा। दहेज की परिभाषा याद रखना है आप लोगों को, है ना, 2 में याद रखना है आप लोगों को, और 8 में 8 में याद रखना है आप लोगों को, दहेज निषेध अधिकारी का जो है ना, बात की गई, याद रखना है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार के द्वारा इसको जो है नियुक्ति किया जाता है, याद रखना है। तो जितना भी मैंने बताया आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे, एक बार समझ में आया तो फिर दोबारा देखेंगे आप लोग भाई, ठीक है। और इसको बराबर तरीके से नोट्स बनाते चलिए और याद करते चलिए। मुख्य चीज है याद रखना, वीडियो को देखना नहीं है, वीडियो तो आप कहीं भी देख सकते हैं, ये चीज देख सकते हैं, लेकिन जो वीडियो को देख करके जो याद कर नोट्स बना रहे हैं वही मोस्ट एमपी है, वही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एग्जाम आप लोग का ज्यादा दिन नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़िए, है ना, और वीडियो जो है देखिए और याद करिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू, ठीक।